कुछ इठलाती कुछ कह जाती, ये जिंदगी ही तो है। किधर से गुजरे थे, कहाँ कहाँ भटके थे। कुछ भिगो गए थे, कुछ छूकर निकल गए थे। कुछ रुला गए थे, कुछ बहा ले गए थे। आओ गाते हैं तराने अनुभवों की दुनिया के। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन नई दिल्ली और पीपल्स इनिशिएटिव लखनऊ के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत इस खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव लखनऊ में, जिस प्रोजेक्ट को कंसीव और डिजाइन किया है डॉक्टर आर श्रीधर, श्री आलोक वर्मा जी और श्री अरविंद नारायण मिश्रा जी ने। रेडियो कोऑर्डिनेटर हैं अरविंद नारायण मिश्रा जी और प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर हैं कुश त्रिपाठी। दोस्तों, कार्यक्रम में प्रवेश करने से पहले मैं एक बार आपको एक टोल फ्री नंबर बताना चाहूंगी जो हमारे सीनियर सिटीजन्स की मदद और सपोर्ट करने के लिए है। आप इस नंबर का इस्तेमाल सुबह 8 बजे से रात 8 बजे के बीच में कर सकते हैं। यदि आपको किसी प्रकार की मदद और सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस टोल फ्री नंबर 14567 पर कॉल कर सकते हैं। एक बार फिर से नंबर रिपीट कर देती हूँ, आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। 14567। इस नंबर पे डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, ओल्ड एज होम्स से लेकर लीगल गाइडेंस, इमोशनल सपोर्ट और बुजुर्गों के शोषण के केस में डायरेक्ट इंटरवेंशन और निराश्रित बुजुर्गों को रेस्क्यू कराने तक सभी प्रकार के सपोर्ट के लिए कॉल किया जा सकता है। अब आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर। मैं हूँ तृप्ति और ये कार्यक्रम आप तक लेकर आ रहे हैं अनुभव लखनऊ। हमारे साथ आज स्टूडियो में हैं श्री मंजुल कुमार जोशी जी। मंजुल जोशी जी का क्या कहें, कुछ लोग जानते हैं इनको कि ये पंडित हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि अच्छे कन्वर्सेशनलिस्ट हैं, कुछ लोग जानते हैं कि बहुत बड़े ज्योतिषी हैं और बोलते हैं। और हाँ, इस सब के अलावा वो एक सिविल सेवा में भी थे, रिटायर हुए गृह सचिव उत्तराखंड की पोस्ट से। और इनके इतने रूप हैं और इनके इतने भक्त हैं। ही हैज द कैपेसिटी ऑफ मेस्मराइजिंग पीपल वेरी फास्ट एंड ये सब कुछ ईश्वर कृपा है। आज मंजुल जी आपका स्वागत। जरा आपने एक लंबे नौकरी के पहले का और नौकरी के बाद की उस पर संक्षेप में 5 मिनट में अपना जिंदगी कैसे कैसे किन रास्तों से लेके आपको यहाँ तक लेके आई उस पर बोले, फिर हम लोग पोस्ट रिटायरमेंट इसकी बात करेंगे। मान्यवर अरविंद भाई, आपसे आज इन परिस्थितियों में मुलाकात होकर बड़ा अच्छा लग रहा है जी। और मैं बहुत आभारी हूँ आपका कि आपने मुझे अवसर प्रदान किया अपने इस स्टूडियो में आने का। आपके ये मैं इस प्रयास को बहुत अभिनव प्रयास मानता हूँ कि आपने एक ऐसा कार्य किया है जो कि जिस वक्त जरा आदमी पर हावी होती है, तो जरा जब आदमी पर हावी होती है तो उसे वाकई साथ की जरूरत पड़ती है। और अपने पुराने साथियों के साथ जब वो कनेक्ट करता है तो दुनिया थोड़ी सी हसीन हो जाती है दोस्त, वरना तो तलखी की कोई इसमें कोई कमी नहीं। आपने एक बड़ा वृहद प्रश्न मुझसे पूछा कि आपने सेवा की और सेवा के अनुभवों के बारे में कुछ मेरे ख्याल से आप जानना चाह रहे थे। जी जी। लेकिन सेवा तो एक पड़ाव था, बड़ा सुखद पड़ाव जिंदगी का जी। लेकिन उससे पहले जो हम लोग ने समय गुजारा जी, मैं आपको थोड़ा सा उस पर ले जाना चाहूँगा। आप भी उसी गंगा की माट की प्रोडक्ट हैं जी। मैं भी वहीं। तो मेरे वालिद साहब रेलवे में थे जी, बड़े बाज़ौक आदमी थे और उनके जो मामा थे श्री स्वर्गीय सुमित्रंदन पंत जी थे जी। तो माय फादर ऑलमोस्ट लुक लाइक हिम। और वो हमारी दादी, हमारे नाना और हमारे पिता वो लगभग एक जैसे लगते थे जी। तो हमारे वालिद साहब की बड़ी मतलब एक काफ़ी गैप के बाद एक औलाद हो गई, ये आपके सामने बैठी हुई जी। और बहुत खुश हो गए। तो वो नाम रखवाने गए अपने मामा जी के पास जी। तो उन्होंने ये नाम दिया मंजुल। तभी इस नाम, ये बड़ा लवरिश किस्म का नाम था, इसको कोई रखना नहीं चाहता था और इसको कोई जानता नहीं था इसका। फिर जब ढूंढा गया, इसका विवेचन किया गया तो पता चला इसका माने सुंदर होता है। तो वाकई तब बाल हुआ करते, तो ये बात सही भी थी अपनी जगह। ये सब करने के बाद हम लोग ने एक बुनियादी तरबियत पाई। बुनियादी तरबियत जो है वो इलाहाबाद की मट्टी आपको सिखाती है जी, कि सबसे पहले आपके अंदर जितनी वर्जनाएं हैं, आपके अंदर जितनी गलत फहमियाँ हैं, आपके अंदर जितनी भी अगर आकांक्षाएं जन्म ले रही हैं और आपके अंदर कोई, जिसको शुद्ध भाषा में कहते हैं या रंगबाजी अगर आपके अंदर आ रही है, तो उसको झाड़ पोंछ कर सड़क पे डाल दिया जाता है और आपको खड़ा कर दिया जाता है। और उसके बाद आपसे ये कहा जाता है कि भैया का बनबो। तो फिर हर आदमी इच्छा रहती है। इलाहाबाद में जो है, जिस हर शहर का अपना एक मिजाज होता है। मिजाज तो है ही है, लेकिन हर शहर का अपना एक ट्रेड होता है जी। तो इलाहाबाद का ट्रेड जो है वो इम्तिहान देना है।
सिविल सर्विसेज, कॉम्पिटिटिव सर्विसेज में जाना है। अब आदमी जो है ऐसी जगहों पर, भाई देखिए, न तो ये बर्गर न पिज्जा, उस समय जमाने में 5 रुपए का तो आपको वो मिलती थी जेब का भत्ता, पिताजी देते थे, उसमें भी थोड़ा बहुत इधर उधर अटक बटक करके भाई से झाड़ के 10 रुपया भी अगर हो गया तो हमसे बड़ा दौलतमंद कोई नहीं था। तो वो जो आपको एक प्रकार की उन्होंने थ्रेशोल्ड दिया, एक प्रकार का आपको संतोष दिया, वो संतोष जो है वो अनमोल है। पढ़ाई तो एक उसकी प्रक्रिया है जी, और कुछ अच्छे हो जाते हैं क्योंकि उनके यहाँ पर ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि वो अच्छे हो जाते हैं, कुछ बहुत बुरे रहते हैं, तो वो अलाइड कैटेगरी है, अपना चल देती है, और वो बड़े बड़े कृत्य करती है, बाद में गुंडे बनते हैं, बदमाश बनते हैं, रंगबाज बनते हैं, सब कुछ करते हैं। और एक तत्व तो हमारे टाइप का है, मिडिल क्लास वाला, अपना पढ़ भी लिया और गुंडे भी कर ली, खेल भी लिया और सब कुछ कार्य कर ली। तो वो एक अजीब प्रकार का हम लोग को तरबियत मिली। उस तरबियत के नाते अच्छे न बुरे, बीच के रहे मध्यम मार्गी लोग थे हम लोग। तो ये हुआ कि हमारी माँ जो थी, हमारी माँ बाबा नीम करोड़ी जी की बहुत बड़ी भक्त थी। तो जब उन्होंने पाया कि लड़का जो है ये मतलब बेलगाम है और किसी के आता नहीं बस में, तो वो मेरी शिकायत करने गई थी। आज आपको मैं वो बात बता रहा हूँ जो बहुत कम लोग जानते हैं। वो मेरी शिकायत करने गई थी कि मेरा लड़का जो है वो वाम विचारों से प्रेरित हो गया है और इस टाइप की बातें करता है। ये शिकायत नीम करोड़ी बाबा से करनी जी करी। उन्होंने कहा तो तू छोड़ दे, हम पढ़ा देंगे। अच्छा। और मेरी माँ का इस प्रकार का वो था, आप कहिए कि विश्वास, कि उन्होंने मुझे बिल्कुल उसी तरह से ले लिया। और संत का वचन तो फलीभूत होता ही होता है जी। 180 डिग्री जिंदगी घूम गई। अच्छा। हाँ, और पंडित जी पढ़ने लगे और मतलब अच्छा पढ़ा, और इतने बुरे भी नहीं थे पंडित जी अपने दिमाग से। और वालिद साहब ने हम लोग को जो टेंजेंशियल वो होती है तरबियत, वो बड़ी अच्छी दी थी जी। बेहद उन्होंने हमको लिटरेचर और कई चीज़ों में उन्होंने हमको बहुत अच्छी तरह से सींचा था। कुछ तो आपको हेरिटेजली मिला? बिल्कुल मिला। और उसके बाद हमारे वालिद साहब पढ़ने के बड़े शौकीन थे। जो पुरानी आपको ख्याल होगा ब्रिटिश बुक्स आती थी जी, वो जो उस टाइप का उसमें कवर रहता था, ब्रिटिश कवर रहता था, वो किताबें उनके पास बहुत सारी थी। छोड़ जाते थे, टूर पे आते थे, हमसे कहते थे आप इसको पढ़िएगा नहीं जी, तो हम लोग उनको बांच लेते थे। तो वो बैकग्राउंड लेके जब हम पढ़ाई में गए तो एक मेरे चाचा हुआ करते, मैं उनका बहुत आभारी हूँ जिंदगी में। उन्होंने मुझे काफी कुछ किया। तो मैं दिल्ली में जब तैयारी करने गया जी, तो मैंने एक तो अमेरिकन लाइब्रेरी ज्वाइन की वहाँ पर, और उसके बाद मेरे चाचा जो थे वो खांटी लेफ्टिस्ट थे जी। देखिए ऐसा होता है, ऐसा संयोग बनता है कि ऐसे ही लोग आपको मिलते चले जाते। तो उस समय रशिया की हिस्ट्री आती थी जी, रशिया की हिस्ट्री बुक्स आती थी, एंड दे वर टॉप डेक बुक्स। उसमें जो मार्क्सिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू है हिस्ट्री का, वो उसमें बहुत अच्छे से दिया रहता था। तो मैंने उनको बांचा, और फिर उसके बाद मैंने एग्जाम की तैयारी की, एग्जाम दिया। मैं एक बार में क्वालिफाई हो गया। तो फिर पता नहीं क्या हुआ, इंटरव्यू में हम लोग झलझाल हो गया कुछ, तो हम लोग का नहीं हुआ। फिर एक अटेम्प्ट लिया। उस अटेम्प्ट में मैं आईपीएस तक क्वालिफाई किया। वहाँ गया, इंटरव्यू के लिए गया, और कुछ और पीसीएस में भी मेरा बड़े अच्छे नंबर आए थे, तो वहाँ पे मैं गया। तो वहाँ पर मेरी गुरु माँ ने मुझे कुछ चीजें की ममानियत की थी। मैं आपको ऐसी बात कर रहा हूँ जो अंधविश्वास पे बॉर्डर कर रही है, लेकिन आप मानिए कि ऐसा अनुभव का पार्ट वाकई ऐसा होता है, अभी भी होता है, और इस हिंदुस्तान में होता है, बाहर होता होना मैं चाहता नहीं। तो उन्होंने मुझसे कुछ विशेष प्रकार की शैतानियां करने को मना, मुझे ममानियत की थी। तो ममानियत करने के बावजूद जैसा विधि का विधान था वो शैतानियां हुई और जबरदस्त हुई। और उसके बाद माँ बदौलत बहुत थोड़े नंबरों से दोनों इम्तहानों में ढेर हुए। बहुत झटका लगा। तो फिर माता जी ने, जो बाबा जी ने दिया, तब तक बाबा जी का शरीर हो गया था, माता जी ने मुझको कैंची में बुलाया। पहले परम फटकार लगाई जिसको, मैं कांप गया, मेरी रूह कांप गई थी उनका वो रूप देख के, प्रचंड। फिर उसके बाद 6 महीने उन्होंने मुझे कैंची में रखा और मुझसे अध्ययन करने को। मैंने मतलब वाकई इतना अध्ययन अपनी अगर जिंदगी में पहले किया होगा बहुत सी बातें हो जाती। तो फिर उन्होंने मुझे करने के बाद एग्जाम मेरा हुआ, रिटर्न हुआ। तो मैं आता था तो जैसे आप बढ़िया गुड़ में मील खा के आते हैं, पेट में बड़ी अच्छी फीलिंग होती है, आप मजा आ रहा है, गुरु को खाया। तो इसी टाइप की फीलिंग मुझे होती थी एग्जाम जब मैं किल करके आता था अपने पेपर्स। मैंने एक बुनियादी उसमें डिस्कवरी तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन मैंने बुनियादी एक अपने पहले पैटर्न और दूसरे पैटर्न में मैंने चेंज किया कि मैंने ये माना कि जिस समय पेपर हाथ में आए तो मेरे पास 35 मिनट थे उस सवाल के। तो इस वाले अटेम्प्ट में मैंने 34वें मिनट में अपनी पेन नीचे रख दी और 5 सवाल ठोक के जवाब दिया, और बहुत उत्तम कोटि का मुझे मजा आया उसमें। तो बात आई गई हो गई। उसके बाद अब जैसे हमारा यूपी का सिस्टम था, बड़े आराम से रिजल्ट आया, मंथर गति से। जो रिटर्न का आया तो उसके बाद हमारा इंटरव्यू का पोर्शन आया। तो उस समय
माता जी के पास में गया तो उन्होंने मुझे कतिपय हौसला अफजाई की चीज़ें दी, इनको मैंने धारण किया अंदर से। और मैं गया तो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे बदन से शोले लपक रहे थे, कॉन्फिडेंस इस लेवल पे था। पिछले बार जो मेरी सामने उनसे कांटेक्ट हुआ था चेयरमैन साहब, वो चेयरमैन साहब बेहद अच्छे आदमी थे, बेहद काबिल आदमी थे, लेकिन वो एक पॉलिटिकल अपॉइंटेड थे। तो हमारी उनकी तारतम्य नहीं बैठ पाया था, तो उन्होंने हमको लौका दिया, चाहे जितने नंबर से लौकाया। दूसरी बार वो दिलीप भट्टाचार्य साहब बैठे, एक्स चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश, बेहद ज़हीन आदमी थे वो और खिलाड़ी आदमी थे। उस समय साहब मेरे पास IPS के टाइम का एक कोट था, सूट ब्राउन कलर का, और मेरे पास गोला शूज थे साहब, काले रंग के, और तो कुछ था नहीं। तो मैं पहन के चला गया। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि बड़ा तुम यार मैचलेस कॉम्बिनेशन है तुम्हारा, गोला शूज पहने। और मैं कहा साहब इसके अलावा हम कुछ अफोर्ड भी नहीं कर सकते इस वक्त। तो फिर इंटरव्यू क्या हुआ, वो बॉक्सिंग मैच हुआ और कहा जा रहा था साहब कि 30 मिनट जो है से कम किसी को बैठाने की परिपाटी नहीं थी। तो उसके बाद पंडित मंजुल कुमार जोशी को 12.5 मिनट में बाहर फेंक दिया गया। उसके बाद से 12.5 मिनट, हाँ, उसके बाद बात आई गई होगी। फिर एक दिन माता जी आई, मुझे वृंदावन उठा लगे, और ऐसे ही मुख्तसर सी बात बता रहा हूँ, मुझसे बोली एक दिन सडनली वहीं आश्रम में कि जाओ हनुमान जी से जोर से कहना मुझे फर्स्ट कर। तो मुझे मालूम नहीं था, मैं गया और बड़ी तेज बेतहाशा में चिल्लाया वहाँ जाकर। मैंने कहा हनुमान जी मुझे फर्स्ट कर। कहने कह दिया, मैंने कह दिया माता। फिर मैं आया, 1 महीने बाद रिजल्ट आया तो साहब लाइन हमसे शुरू हो गई, हम बहुत प्रसन्न हुए। उसके बाद नौकरी लगी साहब। उसके बाद फिर आप पूछ रहे तो नौकरी की बात बड़ी अच्छी आएगी। नौकरी में आगे बढ़े जब अनुभव होता तो आप जब जाते हैं तो आप में लौंडिहारी रहती है बहुत। हाँ। तो जब आप जाते हैं वहाँ तो हम इसी स्टाइल से गए, हम लोग नौकरी शुरू किया अपना। और उस समय का जो वर्किंग प्रिंसिपल था वो ये था कि हमसे बड़ा रंगबाज कौन है। हाँ, कोई नहीं, हमसे बड़ा कोई होता नहीं था। तो ये भी मानते थे कि हमसे बड़ा गुंडा कोई नहीं है। तो उस समय उस तर्ज पे नौकरी होती थी यूपी में। और आज भी मेरे मन को सालता है कि मेरे को इस प्रदेश ने खारिज कर दिया और हम लोग को उत्तराखंड जाना पड़ा। हम लोग उत्तराखंड जाना पड़ा। वो बड़ी हम लोग के लिए हृदय विदारक स्थिति थी, क्योंकि जिसकी पैदावार फैदाबाद में हुई हो, जिसकी तरबियत इलाहाबाद में हुई हो, जो कि तन मन धन से इलाहाबादी हो, उस आदमी को अगर इस तरह की काला पानी में भेजा जाए तो थोड़ा अजीब लगता है। और जबकि वो मेरे पिताजी का मूल निवास है, तो मुझे वहाँ जाने में कोई गुरेज होना नहीं चाहिए था, ना मुझे था, लेकिन थोड़ी सी टीस रह गई दिल में। बहरहाल इसको करते कराते यूपी में हमारे बहुत से अनुभव हुए। कई जगह हमने तैनाती की साहब, अलीगढ़ में करी, बरेली में करी। नए नए प्रकार के सांप्रदायिक आयाम हम लोग ने जिंदगी में देखे। फिर एक बार ऐसा हुआ कि यूपी के जितने बुकरात मजिस्ट्रेट थे उन सबको अयोध्या सडनली तैनात कर दिया गया। तो मैं अयोध्या भी गया, वहाँ भी किया। फिर उसके बाद साहब जैसा काल चक्र घूमा तो 2020 में वही हादसा हुआ जिसका हमें डर था। इस प्रदेश का विघटन हो गया और हम लोग को उत्तराखंड रवाना कर दिया गया। एक दिन रात को ऑर्डर आया और एक हम लोग के मित्र हुआ करते थे, कोलीग थे तो हमारे साथी, मगर उन्होंने बड़ी बेरहमी से रात को 2 बजे हम पर ऑर्डर सर्व किया कि आपको उत्तराखंड कर दिया गया। सुबह भी दिया जा सकता था, उसमें कोई ऐसी आफत नहीं आई जा रही थी। बहरहाल वो 14 दिन बड़े भारी कटे, क्योंकि एकदम बेगाना हो गया। तो आपने सुना होगा, पहले कहते थे रहना नहीं देश बेगाना है। तो फिर वो अजीब प्रकार का विछोह अंदर मन में आ गया। तो जब मैं गया पहले दिन वहाँ पर, वहाँ के सचिवालय में, मेरी दुनिया तबाह हो गई। ऐसी जगह थी वो, कोई इधर घूम रहा है, कोई उधर घूम रहा है, गेट खुला हुआ। क्या सचिवालय, लखनऊ के सचिवालय के सामने वो ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारा एक छोटा सा खोखा कुमचा टाइप का हो। तो उसमें जाके हम लोग रहे तो कई दिन हम लोग झोले लेके घूमते थे वहाँ पर जी। और वही हमारा दफ्तर होता था। और उसी झोले को लेके हम लोग असेंबली में भी जाते थे, असेंबली के जवाब देते थे, सारे कागज फाइल उसी में रखे रहते थे। आपने उनका नाम सुना होगा, क्या नाम, हमारे 79 बैच के साहब थे, सुवर्धन साहब। वो झोला भी कर्टसी उन्होंने दिया था। अच्छा, आपने देखा होगा कि झोला गिफ्ट करने की जो परिपाटी है, ऐसा माना जाता है कि जो हम लोग के बेहतर मित्रगण जो समृद्धिशाली विभागों में होते हैं, कभी कभी अपने लावारिस बंधुओं को एक हाथ झोला और ब्रीफकेस दे देते हैं, ताकि उनको थोड़ा सा महसूस हो कि अभी वो भी सेवा के भाग हैं। तो मेरा ले करते कराते फिर मैं बेसिकली essentially मुझे आई इमर्ज्ड एज ए लॉ एंड ऑर्डर ऑफिसर, और मैं इसके बाद चला गया गृह विभाग में। काफ़ी दिन मैं अपर सचिव रहा। फिर उसके बाद वहीं पर मुझे सचिव बना दिया गया, और मैंने फिर सहकारिता विभाग देखा, मैंने और कई विभाग देखे, बहुत सारे विभागों देखते देखते ये यात्रा 31 दिसंबर 2014 पूर्ण। और ऐसी ईश कृपा रही, क्योंकि मेरे पास न उस वक्त न मैं अपने लिए आवास बना पाया था, न हम नौकरी करने में रह गए जी, ना मेरी बेटियों की शादी भी थी, ना कुछ हुआ था। तो मुझे बहुत सख्त आवश्यकता थी। और 1 जनवरी 2015 को मुझे मेंबर ट्रिब्यूनल बना दिया। 3 साल तो वस्तुतः मैं 6 साल के लिए मैं एक दिन भी लावारिस नहीं रहा। और एक
31 दिसंबर 2020 तक मैंने मोतबाते नौकरी की। इस बीच तो ये सब लायबिलिटी जितनी थी आपकी सब मेरी ऐसी हनुमान जी की कृपा रही मेरे ऊपर। मैं तो इसको और कुछ मानता ही नहीं हूँ। मेरी काबिलियत तो अपनी जगह छोड़ दीजिए। और एक बात आपसे और कहूँ अरविंद भाई कि जब आपको रडरलेस छोड़ दिया जाता है और आपके साथी आपकी पीछे से बिचिंग करके और हम लोग को भगाया गया यहाँ से, हम लोग गए नहीं, माफ करिएगा, हमारे ही साथियों ने हम लोग को अच्छी तरह से बढ़िया बड़ी केवट की नाव में बैठा के और ढकेल दिया कि उत्तराखंड की तरफ बहते जाओ। तो वो बात बड़ी मतलब हम लोग के लिए हृदय विदारक रही, दर्दनाक रही, मगर हुई तो हुई, क्या किया जाए। तो वहां जाके मैं कुछ दिन थोड़ा अपने घाव चाटता है आदमी, मैंने भी किया। उसके बाद फिर हम लोग जब वहां के रंग में रंग गए तो वो बुरा डिसीजन भी नहीं था। और इस प्रदेश और उस प्रदेश की आपको थोड़ी शिफत में मैं आपको थोड़ा डिफरेंस बता कि जब ये मतलब हम उसको गुलामी कहते हैं, जब वो क्षेत्र इस बड़े क्षेत्र का गुलाम था, तो यहाँ के अफसरान, यहाँ के जो राजनीतिक हस्तियां हैं और यहाँ तक कि छोटे मोटे जो अपने दरमियानी मुलाजिम जिनको कहते हैं, वो सब भी आते थे। तो वो ये मानते थे कि सारे जितने उत्तराखंड वासी हैं सब मेड इन चाइना है। तो इसी टाइप उनका व्यवहार रहता। अब जब इनकी मैडमें और इनके साहबों के तो तपाड़े जो इनके साथ चलते थे, फौज फर्राटा, बड़ी हिकारत की नजर से देखा करते। वो ऐसे देखते थे कि हम अपने औपनिवेश में आए हैं। औपनिवेश में जैसे औपनिवेशिक जो पहले बड़ी अंग्रेज में करती थी मैडमें और अंग्रेज साहब लोग क्लब में करते थे, भाई बाहर वो है ब्रिटिश बच्चा, हिंदुस्तानी बच्चा हो, बाहर खाना लाओ, वैसा लाओ, वैसा रंगबाजी चेक करते थे वो लोग। लेकिन अब बड़ा इक्वलाइजर हो गया गुरु। जब यहाँ का अधिकारी आता है तो अब उसके अंदर वो टें जो है उसकी खत्म हो गई। उत्तराखंड का अपना एक अलग कॉन्फिडेंस पैदा हो गया, एक अलग स्टाइल पैदा हो गया। वहाँ के स्टाइल में टेरर का कोई अंश ही नहीं है और बड़ी डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग है। कोई अगर हमारा डीएम तैनात होता है तो ही इज अश्योर्ड ऑफ अ वेरी सब्सटैंशियल टेन्योर। कोई कमिश्नर तैनात होता है, बड़ी सब्सटैंशियल टेन्योर। कोई किसी विभाग में तैनात होता है तो किसी प्रकार की कोई वहाँ पर झोल झाल अभी तक बन नहीं पाई। इसका मूल कारण क्या रहा कि थोड़ा तो ये होता है कि यहाँ के जितने दंश खाए हुए सब अधिकारी थे, जहाँ से जिनको यहाँ पूरा उनका ड्यू नहीं मिला, उन सब वहाँ आए और उन्होंने अपने मन की करी उस वक्त। और उन्होंने काफी परतंत्रता को त्यागने के लिए हम सब प्रोत्साहित किया। और वहाँ का जो टैग वाक्य था ये था कि जब आप वो लेगेसी लेके आए हैं कृपया उसको छोड़ दीजिए, नए सिरे से बनाइए। तो वो नव सृजन करने में गुरु बड़ा मजा आया और कुल मिला के बहुत मजा आया। और तो ये जर्नी इतनी खराब भी नहीं रही। और अब वहाँ रहते हैं, यहाँ आते हैं तो हमको ये भी अपना घर लगता है, वो भी अपना घर लगता है। ठीक बात। इलाहाबाद जाते हैं तो बिल्कुल तो बदन का तार तार बोल उठता है। मंजुल जी, आपसे आज बात करके बहुत हमें प्रसन्नता हुई और जिस साफ गोई से आपने अपनी बात कही और जिंदगी जी है वो अपने आप में एक उदाहरण है। और आपने आज जो बातें कही और जो हमारे श्रोता हैं, मुझे आई एम श्योर कि वो इससे बहुत लाभान्वित होंगे और उसमें एक नई तरह से जिंदगी जीने की बात। धन्यवाद दोस्तों। फिलहाल वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का और चलते चलते आपको एक बार फिर से अपने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता और सपोर्ट के लिए जो एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है वो बताना चाहूंगी, 14567। इस नंबर पर आप सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की सहायता आपको यहाँ पर प्रदान की जाएगी। अगली बार फिर लौटेंगे ऐसे ही किसी खास शख्स की प्रेरणादायक जीवन यात्रा की कहानियां लेकर। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। मैं तृप्ति लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार।